जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम to all of you. Last day we have discussed something about flexible budget again और mixed cost के behavior के हवाले से हमने बात की थी that how mixed cost is being separated into fixed and variable components so that we can prepare flexible budget for some other level of activity. So if there is any discussion or any question in your mind regarding last day's discussion, तो आप सवाल कर सकते हैं और otherwise if you have gone through from the book और आपने वहाँ से कुछ प्रैक्टिस किए हैं और प्रैक्टिस करने के साथ आपको कोई इश्यूज फेस करना पड़े हैं तो आप वो सवाल कर सकते हैं जी. So if there is any question तो आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें. आई विल अलाउ यू टू स्पीक और आप अपना सवाल कर सकते हैं. इफ देयर इज़ नो क्वेश्चन देन हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे इंशाल्लाह. ओके नबीला, आई डिड नॉट शेयर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैं शेयर कर देता हूँ. इससे रेलेवेंट जस्ट अ मिनट में अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ. जी आई शेयर द क्वेश्चंस इन द ग्रुप. मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर के ज़रिए भी कुछ दिखा देता हूँ. शेयर स्क्रीन के ज़रिए थोड़ा सा रिकॉल भी करवा देता हूँ. तो फिर जो अगला टॉपिक है डिस्कशन का उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं. जी, a company is considering manufacturing a new product. It projects the cost of direct material and rent for a range of output is shown below. आउटपुट इन यूनिट्स बताया हुआ है. डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं
और कॉस्ट बताई हुई है और लिखा हुआ जी डायग्राम द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 12,000 डिटरमिन रेलेवेंट रेंज कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद इन रेलेवेंट रेंज। सो ये जो एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, जैसे आप रेंट देखें तो ये फिक्स कॉस्ट है, रेलेवेंट रेंज 5,000 तक है, 5,000 से बियॉन्ड जाते हैं तो एक्सपेंस 3,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी है। अगर इससे बियॉन्ड जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट रेंट जो है वो इंक्रीज़ कर गया और रेंट उसके बाद अगेन कांस्टेंट रहा फॉर 8,000 यूनिट्स अब तक बने हैं, फिर अगेन 9,000 फिर अगेन इंक्रीज किया फिक्स हो गया। तो ये रेलेवेंट रेंजेस आप बता सकते हैं कि 0 से 3,000 यूनिट्स तक एक रेलेवेंट रेंज है, दूसरी रेंज 3,001 यूनिट से लेके ये 9,000 यूनिट्स तक है और फिर 9,001 यूनिट से लेके 12,000 यूनिट्स तक एक और रेलेवेंट रेंज बताई हुई है। जी अगेन ये एक और है, द कंट्रोलर ऑफ टाइसन इंडस्ट्रीज हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस डेटा फॉर एनालाइजिंग कॉस्ट बिहेवियर और मंथ्स बताए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट बताई हुई है। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ भी बता दी गई है। मशीन आवर्स डिटरमिन द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स यूजिंग हाई लो मेथड। तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 300 मशीन आवर्स हैं। दोनों के दरमियान जो कॉस्ट का डिफरेंस है 2900 और 4500 का, इस डिफरेंस की बुनियाद पे आप डिवाइड करके दोनों के डिफरेंस को आज के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल रेट मिलेगा। देन वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे इसी लेवल ऑफ एक्टिविटी से तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी आउट ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर आप वेरिएबल कंपोनेंट माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग विल बी द फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जी अगर कोई इशू है, मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस अगर मैं कल नहीं भेज सका तो मैं भी शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई इशू आता है तो अभी आप डिस्कस करके इस चीज़ को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। So controller of a company has collected the following monthly expenses data for the use in analyzing the cost behavior of maintenance cost months बताए हैं, there are different months, January, February, March, April, May, and so total maintenance cost is available with you. Total machine hour level of activity is again provided to you. So using high-low method, high-low point method, you need to calculate the variable rate first. So you will see that there is a high level of activity for 10,000 machine hours as far as minimum level of activity, a low level of activity, there is 3,000 machine hours. So you need to compare the cost of those two levels. दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट का डिफरेंस और दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के डिफरेंस है, इससे आप वेरिएबल रेट कैलकुलेट करेंगे। एंड अगेन with the help of that variable rate you may calculate the variable component of the cost out of this total cost. So if you deduct that variable component of the cost from the total maintenance cost, you can get the fixed component as well. So by having that fixed and variable components separately, you may prepare budget for any other level of activity in future. So Gloria Corporation manufactures a single product. Monthly production costs incurred in the manufacturing process are shown below. For the production of 4,000 units, the utilities and maintenance costs are mixed cost. The fixed portion of these costs are 300 and 200 respectively. हमें खुद से बता दिया गया है कि कितना उसमें से फिक्स कंपोनेंट है, वो अलहदा से दो कॉस्ट की बात हो रही है, यूटिलिटीज़ और मेंटेनेंस कॉस्ट की। रेस्ट ऑफ द कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। 4,000 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बताई गई है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, यूटिलिटीज़ ये भी बता दिया गया, मिक्स कॉस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजरी सैलरीज, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, ये कॉस्ट बताई गई ना। यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, फिक्स्ड एंड मिक्स्ड कॉस्ट अलग-अलग कर लें पहले। तो डायरेक्ट मटेरियल यू नो वेरी वेल कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, यूटिलिटीज़ की जो कॉस्ट है ये मिक्स्ड कॉस्ट है, दिस हैज़ नोन टू अस, ये हमें बता दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्सेस की जो कॉस्ट होती है, ज़्यादा कम प्रोडक्शन करने से प्रॉपर्टी टैक्सेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिक्स कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। सुपरवाइज़र सैलरी, तो सुपरवाइज़र को आप सैलरी पे करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी जो है
वो प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो या कम हो, उसने उतने ही पैसे लेने हैं। मेंटेनेंस की कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया कि दिस इज़ मिक्स कॉस्ट और डेप्रीसिएशन इज़ अ फिक्स कॉस्ट। अब आपको बताया गया पहले क्लासिफाई करिए एंड देन ये जो लेवल ऑफ बजट दिया हुआ है ये 4000 यूनिट्स के लिए है। आपको एक बजट प्रिपेयर करना है, तो 4000 यूनिट्स अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको मज़ीद आ जाए। कल चूँकि हमने थियोरेटिकली और स्लाइड्स के ज़रिए जिक्र किया था, तो एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सो अगर हम 5000 लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अगर पहले सिर्फ वेरिएबल वाली कॉस्ट लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं वैसे खुद से क्लासीफाई करूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम पहले अलहदा कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, जी यूटिलिटीज मिक्स कॉस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्सेस फिक्स कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजरी सैलरी फिक्स है, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। मेंटेनेंस सॉरी मिक्स कॉस्ट है। ये मैंने पहले हेडिंग के तौर पे इसको ट्रीट कर लिया वेरिएबल कॉस्ट। और अब जी फिक्स्ड कॉस्ट पहले मेंशन कर लेते हैं। और फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस के अलावा सुपरवाइजरी सैलरी है, एंड डेप्रीसिएशन। एंड देन इसके बाद बात करेंगे हम मिक्स कॉस्ट की। ये इस तरह से हेडिंग वेडिंग बनाना ज़रूरी है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपके सामने क्लासीफाई कर रहा हूँ। यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस। जी आप 5000 यूनिट्स के लिए ये बजट बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है वो 4000 यूनिट्स का है। तो अगर आप 5000 यूनिट्स के लिए बजट बनाना चाहते हैं तो 75 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट्स, तो आपको पर यूनिट मिलेगा। आपको 5000 यूनिट्स के लिए बनाना है बजट, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर लें 9375। और वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ये था कि पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अगर 9375 को 5000 से डिवाइड करें या 7500 को 4000 से डिवाइड करें, यू विल गेट द सेम पर यूनिट कॉस्ट। आप करके चेक भी कर सकते हैं। अगेन डायरेक्ट लेबर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 15000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय ये 4000 यूनिट्स की कॉस्ट है, जबकि हमें बजट बनाना है 5000 यूनिट्स के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लें 18750 बनता है। सो पर यूनिट पहले निकालेंगे और फिर उसको जितने लेवल ऑफ यूनिट्स हैं हमारा उसके लिए बजट बनाया जा रहा है उसमें कर लेंगे। इनडायरेक्ट लेबर is mentioned 5500. 5500 is cost for 4000 units, and you are going to produce 5000 units, so multiply करें you will get 6875 is indirect labor cost. अब fixed cost है वो कांस्टेंट रहती है फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो भी प्रॉपर्टी टैक्स उतना ही रहेगा, 5000 के लिए भी उतना ही रहेगा। सुपरवाइजर सैलरी भी उतनी की उतनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन इज इनफैक्ट अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ एज पर IAS 16।
तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो मेथड चेंज होने की वजह से तो चेंज हो जाती है, अदरवाइज प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज होने से ऐसा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब यूटिलिटीज़ की कॉस्ट हमने मेंशन करनी है तो यहाँ पे बताया गया कि जो मिक्स्ड कॉस्ट है उसमें एक यूटिलिटीज़ है जिसके अंदर 300 हमारी फिक्स पोर्शन है। तो अगर आप देखें यूटिलिटीज़ 2100 बताई गई हैं, अगर 2100 में से आप 300 माइनस कर दें तो जो अमाउंट आपके पास बचती है वो वेरिएबल कंपोनेंट है उसका। और अगर वेरिएबल कंपोनेंट है, इसको हम यूनिट्स हमने बनाए हैं 4000, तो अगर डिवाइड कर देंगे 4000 यूनिट से तो आपके पास रेट आ जाएगा 0.5 फॉर 1 यूनिट। इसी तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर लें तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 1400 है। इसमें से 200 जो है आपका वो फिक्स कंपोनेंट है, अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे यू विल गेट 1200, और 1200 कॉस्ट है फॉर 4000 यूनिट्स डिवाइड कर दें तो यू कैन गेट पर यूनिट कॉस्ट 0.5 और 0.3 बनती है। तो अगर हम यूटिलिटीज़ की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो आपका 5000 है मल्टीप्लाइड बाय जी 0.5। यहाँ तक अगर आप रहते हैं तो ये आपको जो अमाउंट मिल रही है ये आपकी अमाउंट है वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट की। और जो मिक्स कॉस्ट है उसमें एक कंपोनेंट वेरिएबल और एक फिक्स्ड है, तो फिक्स कंपोनेंट हमें पता है 300 का, तो 300 हम एज इट इज इसमें ऐड कर देते तो 2800 बनेगा आपकी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट। इसी तरीके से जो रेट है आपका वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट का 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और इसमें ऐड करेंगे आप जो आपका फिक्स कंपोनेंट है वो 200 है, तो 1700 की ये टोटल कॉस्ट बनती है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर अनदर लेवल ऑफ एक्टिविटी तो ये तब ही बन सकता था जब हमें अलहदा अलहदा क्लासीफाई कर लेते हम कि हमारी कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी यानी प्योर वेरिएबल, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सी मिक्स कॉस्ट है। तो उसके लिए हम क्लासिफाई करने के बाद वी कैन प्रिपेयर दिस बजट क्वाइट इजीली। तो ये हमारी टोटल बजटेड ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें फेस करना पड़ेगी अगर 5000 लेवल ऑफ एक्टिविटी हम टच करें। आई होप कुछ समझ आया होगा। जी सर, वेरिएबल पर यूनिट हमारा ने पूछा है, वेरिएबल पर यूनिट ऑफ यूटिलिटीज 6.45। ओके 0.45 है, मैंने चूँकि राउंड किया हुआ है तो इसलिए ओके मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ जी, सॉरी, क्योंकि मैंने वो डेसिमल्स वहाँ पे रिमूव किए हुए थे तो इस वजह से जी वो आ रहा था। दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों की कॉस्ट कितनी कितनी बनती है। ओके जी 0.45 है, फाइन एग्रीड जी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया तो ये 0.45 से मल्टीप्लाई होगा, वो 0.3 सही रहेगा, फाइन। फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव रेज देयर हैंड्स। जाजेब अकबर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं मसलन ये तो काफ़ी मसलन इजी है, मसलन बनिस्बत जो एग्ज़ाम के सारा है वो तो बहुत मसलन पता ही नहीं चलता, तो उसमें कैसे मसलन अगर आप एक आध एग्ज़ाम क्वेश्चन अगर करवा दें तो उसमें फिर काफ़ी जो मसलन टॉपिक के रिलेटेड है। तो आप एग्ज़ाम, मेरे दोस्त आप एग्ज़ाम क्वेश्चन खोलें, मैं करवा देता हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि जो जी लोग जी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो कुछ प्रैक्टिस करके आए और मेरे से सवाल करें। और मैंने जी आज वही मैं आते कह साथ रहा हूँ भी ये। पहले यही कहा कि आप सवाल करें। जी सर, देखिए ये मैं वही जेंटलमैन, मैं ये कह तो रहा मैंने खोला ना, मेरी हूँ। घर जी सुन लें पहले, ये तो जी मैंने जी खोला। मैंने खोला ये सवाल, आपने तो वो सवाल भी नहीं किया तो फोर्सफुली मैंने ही खोल दिया, चले कुछ तो डिस्कस कर लें।
नहीं तो सर, आप, अगर मैं आपके पास कोई एग्जाम क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करें, मैं उसको अभी यहाँ से ओपन करता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ। सर व्हाट्सएप पे तो नहीं, वो वेबसाइट पे जो दिए हुए हैं इस समय, उसमें कोई से भी अगर 19 मेरे नवंबर दोस्त, 19 आप चले मैं सर फिर आप अभी तो मेरे पास तो नहीं, अभी मैं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ना फिर मैं आपको अभी फिर वो आप मुझे आपके डाउनलोड पास करना पड़ेगा सर, अभी इंटरनेट, तो नहीं है फिर मैं। अभी मेरे नहीं सर दोस्त है, घंटा वो थोड़ा लग पे जाएगा नहीं आपको। ओपन हो आप रहे। क्यों नहीं ओपन जी होंगे सर मैं जी? आपको बताता हूँ, जी सर मैं बता, जी जी, आप ओपन करें, आप मुझे दें सवाल, मैं उसको यहाँ पे शो करता हूँ और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? सर इसमें अभी मैं फिर आप शेयर करूँगा आपके साथ स्क्रीन, जी, आप मुझे स्क्रीन शेयर व्हाट्सएप करूँ। पे शेयर कर दें, मैं यहाँ से कॉम के साथ शेयर कर देता हूँ। जी सर एक मिनट, ठीक है डाउनलोड सर कर मैं लेंगे ना व्हाट्सएप पे आप देता हूँ उसको, तो वॉल्यूम आप। डाउनलोड करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी सर ठीक है। जी जेंटलमैन, जी जहांजेब साहब, अच्छा मेरा नंबर क्या है? वेरी गुड। अच्छा जी, जी जी, अगर आप क्लास वाले ग्रुप में ऐड हैं तो उसमें एडमिन के तौर पे मैं ही हूँगा। मैंने पहले आपको नंबर भेज दिया है जेंटलमैन।
जी जहांगीर साहब, मैं एक सेकंड, लेट मी ओपन इट अप। जी मेरे दोस्त, आपने सवाल कहा, ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ स्क्रीन। अब आप बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन है कैश बजट का जी। जो आप कहेंगे मैं वो करवा दूंगा, नो इश्यूज़। तो फिलहाल तो चूँकि फ्लेक्सिबल बजट डिस्कस हो रहा था, बट चूँकि ये आपका सवाल है तो इसलिए मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये बजटिंग जब पहले डिस्कस हुई तो इट वाज अर्लियर आस्क। आप ज़रूर साथ साथ किया करें और साथ साथ इस तरह की क्यूरीज रेज किया करें। एनीवेज से ये क्वेश्चन 2 है जो आप शायद कह रहे हैं। कंपनी ऑन January 1, 2020 acquired business of one of its competitors for consideration of rupees 15 lakh and also paid rupees 9 lakh overdue rent for the rented shop, which was contracted till June 30, 2025 for an annual rent of 18 million. Sorry, 1.8 million. Funding required for the acquisition overdue. The first year's rent payment was transferred from FFC's main account to new business account on the date of acquisition. 6 month sales before discount and purchase are budgeted as follows. Gross sales बताई हुई है और goods purchase की amount बताई हुई है. Cash sales on account for 35% of total sales. तो जो आपको sales बताई है इसको पहले 65 और 35% आप इसका अलग-अलग करेंगे। तो जब अलग-अलग कर लेंगे फिर उसके बाद कलेक्शन प्लान फॉलो किया जाएगा। ये इस तरह के सवाल ही हमने ऑलरेडी किया था, बट लेट मी डू इट फॉर यू। मैं जी कर देता हूँ। ओके, तो जो अभी आपके सामने इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, पहले व्हाट वी नीड टू डू, मैं ज़रा सवाल यहाँ से कॉपी कर लूँ जी, क्योंकि ये साथ साथ सॉल्व करना होगा। तो फाइल वो ओपन कर लेते हैं जहाँ पे जी मेरे दोस्त, ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये सेल्स हमें बताई हुई है। तो पहले हम ज़रा कैश क्रेडिट सेल्स को अलग कर लें, जो कि जब कलेक्शन अप्लाई होनी है वो अप्लाई होगी फिर जो आपकी क्रेडिट सेल्स है उसके अंदर। जनवरी का महीना है जी, चले मैं ज़रा टॉप पे लिख देता हूँ। जनवरी का महीना है, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जो सेल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो लिख लेते हैं जी। 14,400 जी, 19,200 है जी, और 600 सर्विस, और इसके अलावा जी 28,800 और फिर 36 लाख है जी, 36 मिलियन सॉरी। ये सेल्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास, और इस सेल्स की इंफॉर्मेशन से हम कैश और क्रेडिट सेल्स अब अलग-अलग करेंगे। ये टोटल सेल्स हैं। कैश सेल्स
और क्रेडिट सेल्स अलहदा कर लेते हैं जी। तो जो कैश सेल्स के बारे में बताया हुआ है वो बताया हुआ है कि जनाब हर महीने की सेल्स के अंदर से 35% टोटल सेल्स में से ये आपकी सेल्स ऑन अकाउंट होती है, तो जो 65% है फिर वो कैश सेल्स होती है। तो हम ज़रा कैश सेल्स पता करते हैं। ये अमाउंट इसका 65% ले लें तो ये आपके पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि जी कैश सेल्स की है। इसके बाद क्रेडिट सेल्स की अमाउंट निकालनी है तो तरीकाकार ये है कि आप इस वाली अमाउंट का 35% ले लें, या दूसरा तरीका यही है कि आप जो आपके पास टोटल सेल्स हैं उसमें से कैश सेल्स को माइनस कर दें तो यू कैन गेट द क्रेडिट सेल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मैंने उसको साथ ही आपके सामने कर दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे जेंटलमैन तो यकदम ही आपको देख के याद आ गए हैं सारे सवाल, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, पहले जो हो रहा है अगर काइंडली उसको समझ लें, और अगर वो इस टॉपिक से रेलेवेंट है तो फिर अभी बात करें, या वैसे कोई डे डिसाइड करें जिस पे आपने जो सो फॉर टॉपिक हो चुके हैं उनके हवाले से पेपर्स के सवालों को डिस्कस करना है, ताकि एवरी वन शुड डू दैट प्रायर टू दैट, और फिर उसमें जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। जैसे अभी आप मेरे से करवा रहे हैं, आई एम नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है, बट ऑन द अदर साइड अगर आप इसमें से पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपका है अगर वो पूछेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इशू क्या है, इंस्टेड कि मैं ही वो सारे का सारा आपके सामने सॉल्व कर दूँ। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। As per the company's policy, credit sales to be settled in the following month of sales. तो क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन पैटर्न ये है कि जितनी क्रेडिट सेल होती है वो अगले महीने में कलेक्ट होती है। सो अगर मैं ये बात करूँ, ये तो मेरे पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं कलेक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ मंथ वाइज कलेक्शन कितनी होगी, तो अभी जो मैं पहले सेकंड मंथ की बात करता हूँ, तो सेकंड मंथ में जो कलेक्शन होगी वो जो क्रेडिट सेल्स है उससे पिछले महीने की ये उसकी कलेक्शन होनी है 50,40,000 एंड सो ऑन। जी नबीला आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो अस्सलाम जी, प्लीज। सर, क्वेश्चन में कैश सेल्स 35% नहीं है? अच्छा, लेट मी ओपन इट अगेन। जी ये मेंशन है कैश सेल्स अकाउंट, ओके फाइन, ठीक ठीक, सॉरी। तो कैश सेल्स हैं तो हम ज़रा परसेंटेजेस चेंज कर लेते हैं जी। ओके, एक्सेल में करने का ये फ़ायदा है, ज़रा आसानी से हो जाएगा। और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो पर 65% है। जी सो अगर कलेक्शन प्लान दोबारा देख लेते हैं, कलेक्शन प्लान के बारे में क्या बताया गया है। As per company's policy, credit sales to be settled in the following month of sales. जो जिस महीने में सेल होती है उसे अगले महीने में कलेक्ट हो जाती है। टू इनकरेज द प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स within the allowed credit period, the company has decided to give a settlement discount of 5%. However, FFC's past experience of old business shows that 20% of its credit customer will not avail the offer and will take 2 months to pay, and this trend is expected to be followed in the acquired business as well. सो कंपनी को यूजुअली कलेक्शन अगले महीने में होती है, और अगले महीने में कलेक्शन होने की रीज़न ये है कि कंपनी डिस्काउंट ऑफ़र कर देती है 5% की। जो 5% की डिस्काउंट ऑफ़र की जाती है उस डिस्काउंट को सारे लोग अवेल नहीं करते। ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि 20% कस्टमर्स फिर भी अपना टाइम लेते हैं और उस डिस्काउंट को अवेल नहीं करते, तो वो सारे लोग 2 महीनों में पैसे देते हैं, जबकि 80% आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स जो लोग हैं वो 1 महीने में पैसे दे देते हैं। सो अगर ये यहाँ तक समझ आता है तो अब हम यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो जो कलेक्शन होगी अगर हम मंथ वाइज, मैं ज़रा बॉटम पे लिखता हूँ ताकि आपको मंथ वाइज पर समझ आए। जनवरी, ये मैं कलेक्शंस कैलकुलेट करने लगा हूँ।
जी कलेक्शन जो जनवरी की होगी वो कुछ तो जनवरी की कैश सेल्स की कलेक्शन होगी, जनवरी कैश सेल्स, ठीक है जी। इसके अलावा दिसंबर में जो सेल्स हुई होगी उसका 80% क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, दिसंबर क्रेडिट सेल, उसमें से 80% जो लोग हैं वो आपको पैसे दे देंगे इन जनवरी और कुछ उसके बाद देंगे। तो जो सेल नवंबर में हुई होगी, नवंबर के महीने की क्रेडिट सेल जो है उसका आपको 20% अब मिलेगा। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो दिसंबर की क्रेडिट सेल्स होगी उसका 80% लोग आपको पैसे देंगे, लेकिन वो देंगे आफ्टर 5% डिस्काउंट। आप जो डिस्काउंट है वो इसमें से माइनस करेंगे आफ्टर 5% डिस्काउंट, तो इसका मतलब पैसे आपको 5% कम मिलेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में 75 मिलेंगे। अगर ये जनवरी का पैटर्न है तो फरवरी का देख लेते हैं। फरवरी के अंदर क्या होगा, फरवरी के अपने क्रेडिट से कैश सेल्स के पैसे आएंगे, जी। और फरवरी की सेल्स के अलावा आपको जो पैसे मिलेंगे वो जनवरी की सेल्स के मिलेंगे, क्रेडिट सेल्स का 80% मिलेगा, लेकिन 5% डिस्काउंट के बाद। और इसके अलावा दिसंबर की सेल्स के में से आपको 20% लोग अब पैसे देंगे। तो इसके बाद आप फरवरी के बाद मार्च में चले जाएं जी। तो जो मार्च की सेल्स हैं कैश सेल्स वो मिलेंगी, फेब की जो क्रेडिट सेल्स हैं उसमें से 80% मिलेगा, जनवरी की क्रेडिट सेल्स का 20% मिल जाएगा। मार्च के बाद ये अमाउंट बाद में कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल की बात हो रही है, जी। तो अप्रैल की क्रेडिट सेल्स अप्रैल के अलावा मार्च की क्रेडिट सेल है। जिन साहब का सवाल है वो ज़रा लाइव रहें, अगर उनको कोई इशू आता है तो वो ज़रूर डिस्कस करें जी कि समझ आया या नहीं आया, वरना मेरे से अगर सिर्फ सॉल्व करवाना पर्पज़ है तो नो इशू, सोल्यूशन तो वैसे भी अवेलेबल हैं। समझने में इशू है तो ज़रूर पूछिएगा, इंटरप्ट करके भी पूछ सकते हैं आप। मे की गैस सेल्स हैं अप्रैल और मार्च की क्रेडिट सेल में से पैसे मिलेंगे। जो जून में होगा अच्छा, थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जो अभी आपका पेपर पैटर्न है वो इस तरह का नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अभी पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके अपीयर नहीं हो रहे। अभी जो पेपर में पैटर्न है उस पर 25 के करीब MCQs हैं और 25 MCQs रफली 70% मार्क्स के हैं। 70% मार्क्स यानी 70 के करीब मार्क्स के वो हैं। और वो MCQs ऐसे ही हैं कि कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके जो चॉइसेस अवेलेबल हैं आपने उसमें से चूज़ करना है। तो एज सच कोई टेम्पलेट बनाना रिक्वायर्ड नहीं होगा। बाकी कुछ सवाल होते हैं 6 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, लेकिन वो उसमें से मल्टीपल जो चॉइस है वो नहीं होती, आपको खुद से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके कुछ राइट डाउन करना पड़ती हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये जैसे आप किताब से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये समाओ आपको ग्रिप दे देते हैं। अभी इतने जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो आमतौर पे पेपर में एवेल्युएट नहीं करेंगे। चलें एनीवेज, अभी अगर हमने जनवरी की सेल्स निकालनी है जी, अगर आपने जनवरी की कलेक्शन कैलकुलेट करनी है तो पहले जनवरी की कैश सेल्स हमें लिखनी है। तो जनवरी की कैश सेल्स हमारे पास मौजूद है 50,40,000 जी, ठीक है। और दिसंबर और नवंबर की अभी सेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हम बाद में देखते हैं। फरवरी की क्रेडिट सेल्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद कैश सेल्स की वो 6720 है, तो वो अमाउंट आएगी। और इसके अलावा जनवरी की क्रेडिट सेल जो हुई है वो ये है, इसमें से 80% लोग हमें अभी पैसा देंगे, लेकिन 80% लोग जो पैसा देंगे
वो सारे के सारे, यानी ये बात समझने वाली है, ये अमाउंट हमारी जनवरी की जो सेल्स हैं इसमें से 80% लोग पैसा देंगे, लेकिन ये 80% लोग जो सारा पैसा नहीं देंगे बल्कि 95% देंगे। मीन 5% हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ेगी। तो जो अमाउंट हमें मिलेगी वो 7113 है। यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो समझ लें, मैं दोबारा यहाँ पे अलहदा से सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये जो हमारी क्रेडिट सेल्स है जनवरी की, इसमें से 80% जो लोग हैं वो आपको पैसे देने पे तैयार हैं इस महीने के अंदर, लेकिन ये लोग सारे पैसे नहीं देंगे बल्कि ये आपसे डिस्काउंट लेंगे। तो यानी इसमें से 5% अगर डिस्काउंट माइनस कर दें तो आपको 95% पैसा इस अमाउंट में से मिलेगा। तो ये पैसा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी दिसंबर की सेल्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे पहले मार्च की सेल्स लिखता हूँ जी। मार्च की क्या सेल्स में वो ये वाली हैं जी। और फरवरी की क्रेडिट सेल्स में से जो मुझे पैसे आने हैं ये फरवरी की क्रेडिट सेल्स है। इसमें से 80% लोग पैसा देंगे और वो लोग 95% मुझे पैसा देंगे। ये अमाउंट बनती है। जनवरी की क्रेडिट सेल्स में से 20% मिलना है मुझे। ये जनवरी की क्रेडिट सेल है, इसका 20% मिलेगा तो 18,72,000 है। अगर मैं यहाँ पे सम कर लूँ तो मुझे पता लग सकता है कि मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा मार्च के अंदर। और लाइक वाइज अप्रैल की बात करें, अप्रैल की कैश सेल्स के पैसे मिलेंगे। इसके अलावा मार्च की क्रेडिट सेल्स का 80% लोग पैसे देंगे और उसमें से 95% पैसा मिलेगा। फरवरी की क्रेडिट सेल में से 20% मिलने हैं, तो फरवरी की क्रेडिट सेल्स 20% उसमें से मिलेगा। सम कर लें तो ये पैसे हैं जो आपको अप्रैल में रिसीव होंगे। एंड सो ऑन। मई के पैसे, मई की कैश सेल्स पहले लिखेंगे। तो मई की कैश सेल्स हैं जी, और इसके बाद अप्रैल की क्रेडिट सेल से पैसे आने हैं। ये अप्रैल की क्रेडिट सेल है, इससे जो पैसे मिलने हैं वो 80% लोग देंगे और वो सारे पैसे नहीं देंगे, 5% डिस्काउंट लेंगे। और फिर मार्च की क्रेडिट सेल्स का 20% हमें मिलना है। तो मार्च सम कर लें तो ये टोटल पैसे हमें मिलेंगे इन द मंथ ऑफ मई। और फिर बात करेंगे जून की। जून की गैस सेल्स, इसके अलावा मई की क्रेडिट सेल में से पैसे आने हैं। ये मई की क्रेडिट सेल है, इसमें से लोग पैसे देंगे हमें। 80% लोग अवेल करेंगे ऑफ़र और उसमें से 5% डिस्काउंट के बाद 95% पैसा आएगा। अप्रैल की क्रेडिट सेल से हमें 20% मिलेगा जी। तो ये अगर सम कर लें ये टोटल पैसे हमें मिलेंगे। ये भी हम ये 4 महीनों की तो कलेक्शन पूरी निकाल चुके। इन 2 महीनों की यादों में दिसंबर और नवंबर की सेल्स मिल जाए तो फिर हम ये दोनों भी पूरा कर सकते हैं। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने ख़ुद भी किया था, जो आपको कैश बजट के हवाले से सबसे पहले करवाया गया था जनवरी फरवरी का, जिस पे अनकलेक्टेड बैलेंस बताएं। अभी हमें वो सेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे भी आगे जाके हमें मिल जाए तो फिर हम वापस आके उस चीज़ को करते हैं। सो अभी तक मैंने सिर्फ ये पढ़ा, कैश सेल्स ऑन अकाउंट 35% ऑफ टोटल सेल्स एज पर कंपनी पॉलिसी, क्रेडिट सेल्स टू बी settled in the following month of sale. To encourage prompt payments from customers with an allowed credit period, company has decided to give a settlement discount of 5%. However, FFC past experience of old business shows that 20% of its credit customers will not avail this offer and take 2 months to pay, and this trend is expected to continue for the new business as well. अगली बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 30% ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज वाइल रिमेनिंग इन द मंथ ऑफ इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेजेस। अब ये परचेजेस बताई गई हैं और परचेजेस अगर क्रेडिट भी की गई हैं तो क्रेडिट परचेजेस का पैटर्न बताया जा रहा है कि 30% उसी महीने में पे होता है और रिमेनिंग 70% जो है वो उससे नेक्स्ट मंथ में पे होता है। तो अगर हम ये पेमेंट निकालना चाहते हैं तो पहले हमें ये अमाउंट मेंशन करना चाहिए कि हमारी परचेजेस कितनी हैं, तो उसको फिर हम डिवाइड कर लेते हैं जी। आप परचेजेस की अमाउंट लिख देता हूँ जी पहले। जनवरी
परचेजेस यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट की बात करते हैं जी कैसे होती है। तो वन 404400 है जी, और इसके अलावा 17280000, 1803600, 1862000 और 18948 और जी इसके बाद 18280। ठीक है जी। तो ये अमाउंट आपकी, अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट का प्लान इस तरह से चल रहा है आपका। पेमेंट्स, अगर आप जनवरी की पेमेंट की बात करेंगे, ये उसी तरह से 30% जनवरी की परचेजेस का पे होगा, और 70% जो पे होगा आपका वो दिसंबर की परचेजेस का पे होगा। इसी तरह से अगर आप आगे चलें, जनवरी के बाद फरवरी है, तो 30% फरवरी की परचेजेस का आएगा, पे होगा सॉरी, और 70% जनवरी की परचेजेस का पे होगा। उसके बाद मार्च का महीना है, मार्च के महीने में मार्च की परचेजेस का, और फिर 70% फेब की परचेजेस का। फिर मार्च के बाद अप्रैल का महीना है, तो 30% अप्रैल के महीने का जी, और 70% मार्च की परचेजेस का। अप्रैल के बाद मई, 30% मई की परचेजेस का, और जी अप्रैल की परचेजेस का 70% पे होगा। मई के बाद जून है, और जून में जून की परचेजेस का 30%, और जून से पिछला महीना मई है, मई की परचेजेस का 70% पे होगा। सो नाउ वी आर हैविंग वैल्यूज विद अस, तो हम उस वैल्यू से ये कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हमारे पास ये जनवरी की परचेजेस मौजूद हैं, इसका 30% पे होना है। अभी दिसंबर की परचेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हम बाद में करेंगे। फिर फरवरी की परचेजेस का 30% पे होना है, तो ये फरवरी की परचेजेस हैं, इसका 30% पे होगा, और जो जनवरी की परचेजेस हैं उसका 70%। जी सम कर लें तो ये टोटल पेमेंट होगी परचेजेस के लिए जी। मानूर आपने हैंड रेस किया है, बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेमेंट्स का जी स्केड्यूल वालेकुम दोबारा सलाम। पूछिए सर ये पेमेंट्स का स्केड्यूल प्लीज जी। ये दोबारा बता पेमेंट दें। का जी, ये देखिए लिखा हुआ है 30% ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड। तो ट्रेड क्रेडिटर्स होते ही परचेजेस के लिए हैं, परचेज किए जाएंगी चीज़ें तो उसके बदले में क्रेडिटर्स अराइज होते हैं। 30% ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेजेस वाइल रिमेनिंग इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेजेस। सो अगर फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट मंथ, तो जनवरी में जो चीज़ें खरीदी जाएंगी उसके पैसे कुछ जनवरी में जाएंगे, कुछ फरवरी में, फरवरी के कुछ फरवरी, कुछ मार्च में, मार्च के कुछ मार्च और अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल के अप्रैल में, जून, सो ऑन। तो अभी जहाँ पे बात हो रही है जनवरी में कितने पैसे, जनवरी में जनवरी की परचेज के 30% जाएंगे, और जो पिछले महीने में परचेज हुई होगी उसका 70% आप पे होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से समझ आया तो बताइएगा। ठीक है सर। जी अब 30% मार्च में जो पेमेंट होगी, मार्च की अपनी परचेजेस की 30%,
और जो उससे पिछला महीना है उसकी परचेजेस की 70%, जो कि 30% उसी महीने में पे होता है और 70% उससे अगले महीने में। तो मार्च के महीने में मार्च का अपना पे होगा और इससे पिछले महीने का पे होगा। इससे पिछले महीने की जितनी परचेजेज हैं उसकी पेमेंट की जा रही है 70%। ये टोटल पर मार्च की पेमेंट बनी है। अप्रैल की पेमेंट की बात करें तो अप्रैल की पेमेंट के अंदर अप्रैल की पेमेंट के अंदर अप्रैल की परचेजेस इसका 30% पे होगा और जो अप्रैल से पीछे वाला महीना है मार्च, उसका 70% पे होगा। सम कर लें तो ये टोटल पे होगा हमारा जी। इसके बाद अगर बात करें तो मई की परचेजेस का, ये मई की परचेजेस की वैल्यू मौजूद है 30% और अप्रैल की परचेजेस का 70%। सम कर लें तो ये वैल्यू टोटल ये पे होगी हमारी। फिर जून में आ जाए तो जून की परचेजेस का 30% पे होगा। तो ये जून की परचेजेस हैं जी 18 to 80। एक मिस है जी इसमें, ये गलत लिखा गया है, 18 to 80 है। ओके, जो जून की परचेजेस हैं 18 to 80, इसका 30% और जो इससे पिछला महीना है मई, उसकी परचेजेस का 70% पे होगा। टोटल ये पेमेंट होगी हमारी जी। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये, अगर दिसंबर की परचेजेस मिल जाए तो हम दिसंबर की भी टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है। अभी बाकी डाटा पढ़ेंगे तो शायद हमें वो मिल जाती है। चलिए दोबारा जी, जहाँ पे से छोड़ा था वहाँ से आगे चलते हैं। सैलरीज ऑफ 280, लीज पेमेंट्स फॉर डिलीवरी वैन अमाउंटिंग टू 150,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 विल बी पेड ईच मंथ। हर महीने में ये पेमेंट होनी है। वो जो मंथ वाइज कलेक्शन और मंथ वाइज पेमेंट मिल गई है उसके अलावा ये पैसे हर महीने में जाएंगे। एडवांस इनकम टैक्स 852 विल बी पेड ऑन 30th जून फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 30, 2028। एडवांस टैक्स पे करेंगे जून के महीने में, हर महीने में इसकी पेमेंट नहीं होगी। एन एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 450,000 टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में 4,50,000 रुपये भी वो कितने अरसे के पे किए जा रहे हैं दैट डजेंट मैटर। हम चूँकि कैश का बजट बना रहे हैं, एक्सपेंसेस का नहीं, हम ये देख रहे हैं कि पैसे कब जा रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में ये बिजली का बिल भी पे करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज विल बी 50,000 पर मंथ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो ज़रूर है लेकिन ये आपका कैश एक्सपेंस नहीं है, तो ये कैश बजट में काउंट नहीं होता। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन। ये आपको बजट का आ गया है। तरीकाकार मैं अगर रिकॉल करवा दूँ आपको, इफ़ यू रिमेंबर, खुदा ना खास्ता, तो जी लेट मी चेक, अगर यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है नहीं है, चलो। तो जो तरीकाकार था जी वो ये था कि आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मेंशन करते हैं और उसमें ऐड कर लेते हैं आप बजटेड रिसीट्स। ठीक है जी। और बजटेड रिसीट में सबसे पहले आएगी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। इसके अलावा इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने लिखा था एनी अदर ओकेजनल रिसीट। जो कोई और रिसीट आएगी अगर होगी तो उसका नाम मेंशन करेंगे और वो भी हम लिख लेंगे। वो कुछ भी हो सकती है, मैं ये सब रेफरेंस के लिए डैशेस लगाई हैं। इसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे बजटेड डिसबर्समेंट्स भी कहते हैं और पेमेंट्स भी कहते हैं। तो बजटेड पेमेंट्स माइनस करेंगे। सबसे पहले पेमेंट जो होती है जी वो परचेजेस के लिए होती है। तो पेमेंट फॉर परचेजेस या पेमेंट टू सप्लायर्स भी लिखा जा सकता है, कोई एक बात हो सकती है, सप्लायर्स या क्रेडिटर्स।
उसके अलावा जिस जिस अमाउंट की पेमेंट होगी, पेमेंट फॉर लेबर, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, पेमेंट फॉर रेंट, व्हाटएवर, वो सारी पेमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और सब कुछ लिखने के बाद जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो बजटेड कैश बैलेंस होगा, क्लोजिंग वाला हमारे पास। ठीक है जी। चलें, अब थोड़ा सा सवाल को मैं स्टार्ट से फिर शुरू करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ आ सके। ओपनिंग बैलेंस अगर हमने लिखना है तो फिर हमें ओपनिंग बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक जो हमने पढ़ा शायद अवेलेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये लिखा गया है कि कंपनी ने ऑन जनवरी 1 अक्वायर्ड न्यू बिजनेस कोई और था, उसको अक्वायर कर लिया अपने कंपेटिटर का फॉर कंसिडरेशन ऑफ 15 मिलियन। आपने 15 मिलियन उस पर्पज़ के लिए अदा किया। ओवर ड्यू रेंट भी आपने उस शॉप का 9 मिलियन का अदा किया, which was contracted till June 20, an annual rent of 80 नॉन एनुअल रेंट जो जून 30 तक 18 लाख का बनता है, लेकिन आपने अभी जो स्टार्ट पे दिया है वो 15 लाख कंसिडरेशन उस बिज़नेस को अक्वायर करने की, और 9 लाख इसका दिया था। 9 5 15 जो है वो 24 लाख आपने दिया। फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन overdue and first year rent payment was transferred from FFC's main account to the new business account at the date of acquisition। तो हम जो बिजनेस बजट बनाने जा रहे हैं वो न्यू बिजनेस का बनाने जा रहे हैं, FFC का नहीं बनाने जा रहे। तो FFC के अकाउंट में जो पैसे आए हैं, पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है हमारे पास क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप ये लिखना चाहेंगे पैसे ओपनिंग बैलेंस में आए हैं या पहले आप उसको रिसीट के तौर पे मेंशन करें, बात एक ही होगी। 15 लाख और 9 लाख। और इसके अलावा जी ओवरड्यू रेंट के लिए लिखा है बदर स्टेटमेंट, फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन नंबर 1 15 लाख, ओवरड्यू एंड फर्स्ट ईयर रेंट पेमेंट 9 लाख का ओवरड्यू रेंट है, और इसके अलावा जो एनुअल रेंट है वो 18 लाख रुपए। इस सारी चीज़ के लिए पैसे आपने अपने पुराने बिजनेस से इस बिज़नेस में ट्रांसफ़र किए हैं। इन तीनों अमाउंट्स को अगर सम कर लें तो इतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी आज पहले दिन जनवरी 1 पे। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपको दूसरे बिजनेस से ट्रांसफ़र हुआ है और आप आगे उसको कैरी करने जा रहे हैं कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं। तो इन तमाम अमाउंट्स को ऐड कर लें तो ये जनवरी 1 पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा। ये भी लिख सकते हैं या रिसीट्स में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैं बता देता हूँ अभी ओपनिंग बैलेंस 15, 9 और 18 लाख ऐड कर लेते जी। 15, 9 और 18, ये 42 लाख बनेगा। तो 42 जी, ये पैसे आपके पास आए हैं बिजनेस के अंदर। अब रिसीट्स की बात करेंगे तो कस्टमर से जो कलेक्शन आई है वो हमने लिख ली है यहाँ पे, वो हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा था कि पैटर्न ये कहता है कि आपको पिछले 2 महीनों की सेल से भी पैसे आएंगे, लेकिन जो कि बिज़नेस का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो ये पिछले 2 महीने तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको रेड कलर कर दी है, ये सच मेंशन नहीं होगा। तो हमारे पास जो पैसे आएंगे जनवरी में वो ही होंगे। इसी तरह ये दिसंबर का महीना भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बिज़नेस एक्वायर किया है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो अगर आप देखना चाहें कितने पैसे आए हैं, ये पैसे हमें पता लग सकते हैं जी। अब मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ जी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, अदरवाइज़ वो बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये जनवरी का बजट अगर बना रहा हूँ तो जनवरी के बजट के स्टार्ट पे मेरे पास तो बैलेंस अवेलेबल है। ये जनवरी का बजट है जी। ठीक है जी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर आई है 50,40,000। ठीक है, कोई और रिसीट नहीं होगी एज सच, लेकिन जो पेमेंट्स में अगर कोई आएगी तो वो मेंशन कर लेंगे। अब मैं ज़रा ये तमाम अगर जनवरी के अलावा फरवरी का भी बनाना है, मार्च का भी बनाना है, मार्च अप्रैल मई और जून। जी जेंटलमैन, ओपनिंग बैलेंस फिगर शुड बी 17,07,000। आप बता दें जेंटलमैन कैसे, ज़रा मुझे अगर आप गाइड कर सकें। टोटल मैंने गलत किया क्या मुबशर नईम साहब?
आप ज़रा हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप हैंड रेज में ज़रा बता दें। जी नबीला आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, मुबशर आप बता दें। Sir, it's the जी फिर same 17,700. जब मैंने टोटल गलत कर लिया था। Yes, sir. यस सर। ओके चले, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही किए हैं मैंने, पैसे कम तो नहीं किए ना, ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। यही है जी, अब टोटल ठीक है। यस सर। ठीक है जी। अब मैं फैब्रिक की कलेक्शन भी यहाँ पे साथ ही मेंशन कर लेता हूँ जी। ये मेरी फैब्रिक की कलेक्शन है, और जी मार्च की कलेक्शन अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, ये मार्च की कलेक्शन है। देन अप्रैल की कलेक्शन, देन मई की कलेक्शन, और देन जून की कलेक्शन जी। तो ये मेरे पास कलेक्शंस मौजूद है। अगर कोई ओकेजनल रिसीट आएगी तो वो बाद में कर लेंगे। मैं ज़रा पेमेंट टू सप्लायर्स भी यहाँ पे साथ मेंशन कर देता हूँ। जो पेमेंट टू सप्लायर्स है वो भी हमने कैलकुलेट की थी। ये पेमेंट चूँकि अगेन पिछला महीना नहीं है, तो यही हमारी पेमेंट होगी। ये जनवरी की पेमेंट है। फिर जो फरवरी की पेमेंट होने जा रही है, जी जो फरवरी की पेमेंट होने जा रही है वो 10/1। मार्च की जो पेमेंट होने जा रही है, फिर अप्रैल की पेमेंट, फिर जी मई की पेमेंट है, और फिर जून की पेमेंट है। चलें, अब ये मैंने वो पेमेंट्स लिख ली हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ से देख के लिख लेते हैं जी यहाँ पे। जी इसके बाद बताया गया था जो कांस्टेंट चीज़ें हैं पहले वो लिख लेते हैं जी। ये लिखा गया था सैलरीज 280, लीज और लीज पेमेंट ऑफ डिलीवरी वैन और मिसलिनियस एक्सपेंस जो हैं ये हर महीने इतने इतने पे किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पेमेंट किस चीज़ के लिए हो रही है। जी पेमेंट फॉर सैलरीज, जी लीज पेमेंट, और इसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो हर महीने में होनी है। इसके अलावा एक और भी नीचे लिखा हुआ था, वो भी ज़रा लिख लेते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी हर महीने सेम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट लिख लें जी, पेमेंट फॉर प्रिंटिंग। चलो अब एक महीने की अमाउंट लिख लेंगे, तो बाद में उसको कॉपी कर लेते हैं जी। 280,000 है, और इसके अलावा लीज रेंटल है 150,000 का, और इसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस 125,000 के हैं, और 50,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ये अमाउंट हर महीने में कॉमन है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हर महीने के अंदर ये अमाउंट आपकी पेमेंट के तौर पे आएगी। अब इसके अलावा जो पेमेंट्स हैं, क्योंकि वो हर महीने में कॉमन नहीं है, तो हम जो पेमेंट जिस वक्त हो रही है उसकी बात उस महीने में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था एडवांस इनकम टैक्स, इसके अलावा पे किया जाता है पेमेंट फॉर एडवांस टैक्स। ठीक है जी, और ये सिर्फ किस महीने में पे हो रहा है? 850,000 का जून के महीने में। तो आप जून वाले महीने में जाके लिख लें इसको। जी अमाउंट है 852,000। ये बाकी महीनों में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस ये अमाउंट उन महीनों में पे नहीं हो रही, ज़ीरो है। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा मेंशन किया हुआ था एडवांस इनकम टैक्स के अलावा एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, तो पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी
और ये भी हर महीने में नहीं हो रही। ये पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी 450,000 अप्रैल में हो रही है, तो ये अप्रैल के महीने में 450,000 मेंशन कर लें, और कहीं पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो मेंशन कर दें जी, 0 0। ओके जी। अब डेप्रीसिएशन जो होता है ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक चीज़ जो स्टार्ट में लिखी हुई थी, ये जो 17 मिलियन का पैसा आपको जनवरी में मिला था, इससे आपने कुछ पेमेंट्स की हैं, तो वो पेमेंट ओकेजनल पेमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिया है। वो जो हमने पेमेंट की है, एक तो आपने परचेज पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन, ये हर महीने में नहीं है, पहले वाले महीने में ही है सिर्फ। पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन जो बनती थी वो 15 जी, ज़ीरोज़ मैंने ठीक लिख लूँ। इसके अलावा पेमेंट फॉर ड्यू रेंट जो था ओवर ड्यू जी, वो आपने पेमेंट की है जनाब 9 लाख की। और इसके अलावा जो एनुअल रेंट आपने पे किया है स्टार्ट पे, उसकी बात आ रही है, पेमेंट फॉर एनुअल रेंट जी जनाब, वो था आई थिंक तो 18 लाख। ओके, अब अगर हम क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसमें प्लस करें जो आपको पैसे आए हैं, और कोई ओकेजनल रिसीट नहीं है तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप माइनस कर दें इसमें से ये सारे पैसे जो आपने पेमेंट्स की हैं। जी, तो ये हमारा बजटेड क्लोजिंग बैलेंस निकला है जनवरी का। तो जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर फरवरी का ओपनिंग बैलेंस आ गया तो हम अगले महीने का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो ये बैलेंस इस तरह से चलते जाएंगे। मैंने कॉपी पेस्ट इनफैक्ट कर लिया है वो फार्मूला, अदरवाइज़ आप देख के भी लिख सकते हैं। तो ऑनवर्ड चलते रहें जी, ये आपका बनेगा नेगेटिव, आपके पास बैलेंस होगा। अगले महीने में कुछ और पैसे आएंगे, फिर तो चलते चलते एट द एंड ऑफ पीरियड आपके पास ये बैलेंस होगा। जहादेव साहब जिनका सवाल था वो उनको समझाया, अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन रेज। जी जहाजेब अख्तर, यूर अलाउड टू टॉक, आप बात कर सकते हैं, बताएं अगर आपको समझ आ गया तो। जी सर, हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब बताइएगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ ठीक है, काफी वालेकुम मसला इसमें ना सलाम। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है मसला जी ये सर। वालेकुम सलाम भाई, बोलें। मैं कह रहा हूँ सर इसमें यही कॉम्प्लिकेशन थी, अब काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल मेरे हो गई। दोस्त मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, ये सारे सवाल तो ठीक है, उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। अगर आप मेरी बात फॉलो करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लर्न। जी सर, देखिए, वो अगर टाइम आप था। इस तरह मेरे से करवाएंगे तो मुझे तो सारे ही आते हैं जनाब, मैं तो सारे ही कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं मैं नहीं सर, आपसे बार बार ये मेरी मेरी बात सुन लीजिएगा मेरे दोस्त, अब मुझे बात करने का मौका दीजिए। तरीकाकार ये होता है कि आप उसको पहले करें, और जब भी कोई टॉपिक करवाने के बाद नेक्स्ट डे आता हूं तो मैं आपसे पहले पूछता हूं, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड तो आप पहले वो पूछें। सो अगर आपने किया होगा तो आप मेरे से वो सवाल पूछ सकते हैं, वो चाहे मैंने डिस्कस किया हो, वो पेपर्स का सवाल हो, मेरे पास तो इस तरह की कितना और मटेरियल अवेलेबल होगा। आई मे सेंड ऑल ऑफ दैट मटेरियल इन द ग्रुप। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं और मैंने ही करने होंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें, आपने अच्छा किया, ज़बरदस्ती से ही मैंने एक और सवाल करवा दिया, लोगों ने समझ लिया, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप पास एग्जामिनेशन पेपर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कहेंगे मैं सेंड कर दूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप तमाम लोग उसको सॉल्व करें। और ईच डे अभी चले, अभी चूंकि बजटिंग के टॉपिक पर हमने वाइंड अप नहीं किया, मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। और जी आप सर। जो मेरे दोस्त ने एक पांचवा सवाल भी कहा वो भी मैं इंशाल्लाह पे कल डिस्कस कर दूंगा, आप भी सर शेयर कर दें तो इंशाल्लाह
आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। इट्स नॉट फॉर यू ओनली, ये तमाम लोगों के लिए, जी ये सर। तमाम सर मैं लोगों कह रहा के था अगर लिए, ठीक है। कोई ना जिस तरह तो ये सीवी जो अभी वगैरह। सॉल्व किया है ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। और मैं अभी जी सर मैं कह रहा था, हेलो सर जेंटलमैन, मैं कह आपकी रहा था, आवाज़ डाउन होगी, हमें नहीं आ रही आपकी आवाज़। सर मैं कह रहा था कि जो सीबी का जो जिस तरह जी पैटर्न है, बोलिए। अगर आप एमसीक्यूज अगर वगैरह कुछ सेंड कर देना ग्रुप में तो वो फिर काफी हेल्पफुल होगा। एमसीक्यूज वगैरह कोई इस तरह का मटेरियल वो सर बुक में नहीं है ना, इसलिए। और बाकी लॉन्ग मैं क्वेश्चन। जेंटलमैन, मैं वो भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मेरे जी दोस्त, सर। मैं वो भी कर दूंगा। ओ जी भाई, सुन थैंक यू लिया सर, करें थैंक ना, यू सर। बात क्वेश्चन करने के बाद सुन लिया करें। मैं वो भी सेंड कर देता हूँ, लेकिन करेगा कौन? सर सवाल तो हम ये है। करेंगे। अगर तो नहीं सर। चलें, दैट्स ग्रेट। अगर आप ये जी विलिंगनेस सर। शो करते हैं तो मैं और बहुत सारा मटेरियल है मैं शेयर कर दूंगा, एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा, बट यू नीड टू डू हाँ दैट। करें, उसमें से मेरे से सारा सवाल करवाने की बजाय यू मे रेज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये मसला है मेरे लिए, ये मुझे गाइड कर दें, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है जी। तो मैं ठीक है। अभी ये आपके ग्रुप में जो सॉल्व किया है ये भी शेयर कर देता हूँ, और आई होप कि आप लोग भी समझेंगे, ठीक है जी। अब Excuse me, sir. ये कल सेशन है जी, नबीला पूछिए। सर जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिसंबर एंड नवंबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो फिर हम खाली वही इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट? नहीं, उसमें अगर आप गौर करें तो पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये टेक्निकली बिजनेस का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो इससे पिछले महीनों की तो कोई सेल्स की इंफॉर्मेशन वैसे ही नहीं होगी जब बिजनेस का पहला साल है। तो ओके, राइट सर, ठीक हो गया। तो इस वजह से नहीं लिया मैंने, लिखा इसीलिए पूरा का पूरा कि अगर ये प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन होती भी तो हम इसको इसी अंदाज में लेके चल पड़ते, ठीक है। यस सर, गॉट इट। चल, दैट्स ग्रेट जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि आप बजटिंग में ही रहते हुए फ्लेक्सिबल या जो ये कैश बजट है, प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं कुछ और क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ, आप उनको सॉल्व करें, जो इश्यूज हो उनको इंशाल्लाह कल की क्लास पर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।